हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेज पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच। देखो अपना जो अब आएगा चैप्टर नंबर 11 साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता भाई 11 चैप्टर है। और आप सबके लिए देखो चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है। अभी आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर चैप्टर वाइज लेकर आओ, तो चैप्टर वाइज ही क्लासेस लेकर आ गया हूँ मैं। बाकी पूरी क्लास पहले की पुराने सिलेबस की भी डली हुई है, नई सिलेबस की भी डली हुई है, पूरी एक ही क्लास में समझा रखा है। बाकी अब चैप्टर वाइज भी चल रही है अपनी। तो आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना भाई। तो देखो साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। तो साइबर सुरक्षा क्या होती है कि जैसे आपका जो भी डाटा है डिजिटल रूप में, ऑनलाइन रूप में, उसकी सुरक्षा भी जरूरी है भाई। आजकल जैसे क्या हो गया है कि सारा जो डाटा है वो कैसा हो गया है, ऑनलाइन है। आपका जो भी डाटा है, आप कागजों का काम, इनका काम बहुत कम हो गया। आपका जो भी डाटा है मोबाइल में, कंप्यूटर में, इनमें ही सेव है पूरा। हर जगह आप कहीं भी जाओ, आप डेबिट कार्ड का उपयोग, क्रेडिट कार्ड, घरेलू बिल ऑनलाइन, यानी खरीदारी, शिक्षा, मनोरंजन, बिजनेस, सारी चीज़ें कैसी हो चुकी है ऑनलाइन। तो उसकी सुरक्षा भी जरूरी है, उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए भाई। तो उसकी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हो और किस प्रकार के साइबर थ्रेट होते हैं, तो उसी के बारे में इस लेसन में दिया गया है। तो देखो इस लेसन में जो चीज़ है इंटरनेट सिक्योरिटी, तो साइबर थ्रेट के प्रकार देखो इसमें सबसे पहले साइबर थ्रेट के प्रकार। साइबर थ्रेट के प्रकार, तो साइबर थ्रेट किस प्रकार से हो सकते हैं, क्या क्या प्रकार है उसके, तो वही दे रखा है। तो पहला है देखो मेलवेयर। क्या है? मेलवेयर। अब मेलवेयर किसे बोलते हैं, तो मेलवेयर को आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कंप्यूटर से डेटा चोरी, डेटा को नष्ट करने का प्रयास करता है। ये आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों से कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं। अब भाई जो मेलवेयर है ये भी 3 प्रकार के हैं। तो मेलवेयर में कौन कौन से है, देखो एक तो है वायरस, दूसरा है इसमें ट्रोजन हॉर्स, और थर्ड है आपका इसमें स्पाईवेयर। क्या है? स्पाईवेयर। देखो मेलवेयर भी 3 प्रकार के, कौन कौन से? वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। तो वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आमतौर पर आपके ज्ञान के बिना अन्य किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिकृति बनाता है और स्वयं को छुपाता है, यानी हाइड होगा, आपको दिखेगा नहीं भाई जो वायरस होगा, और आपकी नॉलेज में नहीं होगा ये कि अपने कंप्यूटर में आ गया है। कंप्यूटर वायरस फैलाने का सबसे आम तरीका वायरस को किसी भी ईमेल अकाउंट में मौजूद एड्रेस बुक में दर्ज सभी मेल आईडीज को मेल करके प्रेषित किया जाता है, यानी मेल आईडी के द्वारा आता है। कई बार वायरस सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब वायरस अपनी प्रतिकृति लगातार बनाना जारी रखते हैं तो नेटवर्क भारी ट्रैफिक की वजह से अंत में धीमा पड़ जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है भाई आपका कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर की वर्किंग को काफी धीमा कर देता है। कौन? वायरस। इसके बाद देखो ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, यानी आपको लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर सही है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को, मोबाइल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वही नुकसान पहुंचाता है। कुछ सॉफ्टवेयर है भाई ऐसे जिन्हें आप खुद ही डाउनलोड करते हो, जो ट्रस्टेड नहीं होते और वो आपका डेटा चोरी करते हैं भाई। इसके बाद स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर किसे बोलते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है, यानी आप जो भी गतिविधि करोगे कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, उस पर क्या करेगा? वो नजर रखेगा। और ये क्या करता है? जासूसी का काम करता है। क्या काम करता है स्पाईवेयर? जासूसी का काम करता है भाई, आपकी जासूसी करेगा। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? सही तो लगता है लेकिन क्या करता है? ये नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। और वायरस क्या करता है? कंप्यूटर की वर्किंग को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। क्या कर देता है? वर्किंग को स्लो कर देता है। ट्रोजन हॉर्स सही लगता है लेकिन नुकसान पहुंचाता है। और स्पाईवेयर क्या करता है? जासूसी का काम करता है। स्पाईवेयर क्या करता है भाई? जासूसी का
काम करता है भाई। स्पाईवेयर क्या काम करता है? स्पाईवेयर करता है भाई जासूसी का काम करता है स्पाईवेयर भी। इसके बाद देखो ये तो है आपके मेलवेयर। अब मेलवेयर में देखो स्पाईवेयर की थोड़ी और चीज डिटेल बता देता हूं मैं कि ये आपकी सभी गतिविधियों को क्या करेगा, रिकॉर्ड करता है। जैसे वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, और आपके जितने भी की स्ट्रोक मतलब जो भी दबाते हैं उन्हें भी वो रिकॉर्ड कर लेता है भाई, की लॉगर के रूप में भी काम करता है ये। अब इससे बचना कैसे आपको? तो अज्ञात अविश्वसनीय स्रोतों द्वारा भेजे गए लिंक्स को क्लिक ओपन नहीं करे या ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करके मेलवेयर से बचा जा सकता है। और कंप्यूटर अपडेटेड होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड होने चाहिए भाई आपके। इसके बाद है देखो पीसिंग क्या है? पीसिंग क्या है? पीसिंग, तो पीसिंग भी एक साइबर अटैक है, साइबर थ्रेट का प्रकार है। तो पीसिंग क्या होती है भाई? पीसिंग हमले में आमतौर पर आपको आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा जाएगा जिसमें क्लिक करने पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। यानी आपके पास ईमेल से लिंक आएगा, उसमें आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे आपका पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख, पिन आदि मांगा जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है भाई? आपको अनजान जो ईमेल आते हैं उन पर आपको क्लिक नहीं करना है, ओपन नहीं करना है। इसके बाद है भाई पासवर्ड अटैक। क्या है? पासवर्ड हमले। तो पासवर्ड अटैक क्या होता है? तो पासवर्ड अटैक में क्या होता है कि पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम, ईमेल खातों, बैंक के ऑनलाइन खातों तक क्या करता है, पहुंचने का प्रयास करता है और आपके पासवर्ड को तोड़ने का प्रयास करता है भाई। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का हो, उसमें अपर केस हो, लोअर केस हो, साइन हो। इसके अलावा हाँ, अपर केस, लोअर केस, नंबर वगैरह होने चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए भाई। इसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है भाई? अगला डिनाइल ऑफ सर्विस, ये भी साइबर थ्रेट है। अब डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है भाई? तो इस तरीके में हमलावर ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए कई अन्य कंप्यूटरों का उपयोग करता है। यानी बहुत सारा डाटा भेजा जाता है दूसरे कंप्यूटरों के माध्यम से और आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर देते हैं? ओवरलोड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओवरलोड करते थे, बहुत ज्यादा डेटा भर देते हैं उसमें। इससे आपका कंप्यूटर स्लो वर्क करेगा और अंततः काम करना बंद कर देगा भाई। इसके बाद देखो मेलवर्टाइजिंग क्या है? मेलवर्टाइजिंग। तो मेलवर्टाइजिंग क्या होती है भाई? तो मेलवर्टाइजिंग में आपको जो वायरस होते हैं वो किसके माध्यम से आते हैं? एड्स के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के जरिए। किसके द्वारा आते हैं भाई? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा। विभिन्न मतलब जो आप वेबसाइट वगैरह पे सर्च करते हो तो जैसे आप वहां जाते हो तो बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं। तो कुछ एड्स में भाई जो ऐड होते हैं एडवर्टाइजमेंट, उनमें वायरस भी होते हैं, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं भाई, और आपके कंप्यूटर को, मोबाइल सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध क्या है? सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध, यानी आपकी सिस्टम की जो भी सिक्योरिटी है उसे क्या करते हैं, वो हैक कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं भाई, और उसके द्वारा भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद है देखो वेब अटैक। क्या है? वेब हमले। तो वेब हमले क्या है? वेब अटैक क्या है भाई? अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट से इंटरेक्ट करने की सुविधा देती है। इन इंटरेक्शन के माध्यम से वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी और वेबसाइट द्वारा आवश्यक किसी भी इनपुट विवरण पहुंच सकता है। तो यानी आपकी वेबसाइट एक हो जाना उसे वेब अटैक बोलते हैं भाई। इसके बाद सेशन हाईजैक क्या है? 7 हो गई है। इसके बाद 8 पर है देखो सेशन हाईजैक। सेशन हाईजैक में क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पर कहीं पर लॉगिन कर रखा है आपने किसी सॉफ्टवेयर पे, और आपका सेशन हाईजैक हो जाए, मतलब उसे बीच में से कोई और चलाने लग जाए, उसे सेशन हाईजैक बोलते हैं भाई। ब्लैक हैट हैकर, साइबर टेररिस्ट भी बोलते हैं उन्हें। इसके बाद डीएनएस पॉइजनिंग क्या है? डीएनएस
पॉइजनिंग। तो डीएनएस पॉइजनिंग क्या होती है, इसमें क्या की जाती है, आपके आईपी एड्रेस के साथ क्या की जाती है, छेड़छाड़, आईपी एड्रेस के साथ छेड़छाड़ की जाती है भाई, डीएनएस पॉइजनिंग बोलते हैं भाई उसे। यानी डोमेन का जो आईपी एड्रेस में जो कन्वर्ट होगा तो आईपी एड्रेस के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसे डीएनएस पॉइजनिंग बोलते हैं। इसके बाद देखो सुरक्षित वेबसाइट को कैसे पहचाने, तो सुरक्षित, ये तो साइबर थ्रेट है भाई, देखो ये सारे साइबर थ्रेट है। फर्स्ट है मेलवेयर, तो इसमें वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फिर फिशिंग, पासवर्ड हमले, डिनाइल ऑफ सर्विस, मेलवर्टाइजिंग, सिस्टम सिक्योरिटी मिशन, वेब अटैक, सेशन हाइजैक और डीएनएस पॉइजनिंग, ये सारे साइबर थ्रेट हैं। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे, आपका डेटा चोरी करते हैं भाई ये। इसके बाद देखो सुरक्षित वेबसाइट को कैसे पहचाने, सुरक्षित वेबसाइट को कैसे पहचाने, सुरक्षित वेबसाइट, तो सुरक्षित वेबसाइट क्या होती है कि जिसमें यहाँ पर क्या बना हो, इसे ताले का चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई पेड लॉग। यानी जो यूआरएल होता है इसे https://www.example.com, ऐसी जो भी है, तो यहाँ पर क्या बना होना चाहिए, ताले का चिन्ह, पेड लॉग, तो ये सुरक्षित है। इसके अलावा वेबसाइट की शुरुआत में क्या होना चाहिए, https, या तो http या फिर https, अगर s लगा हुआ है तो इसका मतलब ये और ज्यादा सिक्योर है भाई। तो ये दो पहचानने के तरीके हैं, एक तो https होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पेड लॉग का साइन होना चाहिए भाई सुरक्षित वेबसाइट के लिए। इसके लिए अलग अलग सिक्योर सील भी होती है भाई, तो सिक्योर सील में देखो प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील और बिजनेस आइडेंटिटी सील, ये अलग अलग प्रकार की सील होती है भाई आइडेंटिटी की, अलग अलग, ठीक है। अब सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए क्या करना है आपको, तो सुरक्षित ब्राउजिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक एक बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो सुरक्षित ब्राउजिंग मतलब इंटरनेट पर अगर आपको काम करना है तो सुरक्षित तरीके से आप कैसे कर सकते हो भाई, तो अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें, यानी आपका जो भी सॉफ्टवेयर हो कैसा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। एंटीवायरस रन करें, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना चाहिए, एंटीवायरस, तो एंटीवायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर की सुरक्षा करता है भाई। इसके बाद फिशिंग हमलों से बचे। अब फिशिंग हमलों से कैसे बचोगे, आपको अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना है जो आपको नुकसान पहुंचाए, पासवर्ड का पुनः उपयोग न करें, यानी एक ही सेम जैसा पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए सब जगह, 90 दिन में पासवर्ड आपको चेंज कर लेना चाहिए। इसके अलावा वेबसाइट की शुरुआत में https लगाए कि नहीं लगाए चेक कर लेना चाहिए आपको। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़नी चाहिए किसी वेबसाइट या किसी ऐप की। अपने वित्तीय लेन देन यानी बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहना चाहिए। सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें। मुफ्त का जो फोकट का जो वाईफाई होता है पब्लिक वाला वो नहीं लेना चाहिए भाई आपको। संग्रहित पासवर्ड को असक्षम करें, यानी पासवर्ड सेव नहीं करने चाहिए, डिसेबल रखना चाहिए। अपने ब्राउजर के पॉपअप ब्लॉकर को चालू करें, तो जो भी ब्राउजर होता है उसमें पॉपअप ब्लॉकर का एक ऑप्शन आता है वो ऑन रखना चाहिए भाई आपको। ये सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें हैं। इसके बाद मेलिंग शिष्टाचार। मेलिंग शिष्टाचार क्या होता है कि किसी को अगर आप मेल करो तो क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला है कि किसी को अगर आप ईमेल लिखो तो उसमें देखो आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी खुद का परिचय आपको देना पड़ेगा भाई। क्या देना है, खुद का परिचय कि आप कौन हो, किस पोस्ट पर वर्क करते हो। सब्जेक्ट लाइन को जांचें, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है जिस बारे में आप मेल कर रहे हो वो चीज भी आपको चेक करनी चाहिए भाई। आप क्या भेज रहे हो वो सब्जेक्ट सही होना चाहिए। टू और सीसी के अंतर को समझे, तो आपको टू और सीसी का अंतर माना होना चाहिए कि टू में किसे भेजना है, सीसी में किसे भेजना है। सीसी में किसे भेजोगे, जिनको केवल आपको कॉपी भेजनी है, और टू में जिनको भेजना जरूरी है वो चीज जोड़नी जरूरी है। तो आपको ये भी समझना चाहिए। संदेशों को संक्षेप रखें, यानी संदेश आपका छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए भाई। इतना टाइम किसके पास होता है कि वो आपका इतना बड़ा मेल पड़ेगा। एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा न करें, यानी एक ही मेल में या एक ही मैसेज में बहुत सारे टॉपिक पर आपको बात नहीं करनी चाहिए भाई।
अपनी टोन का ध्यान रखें। तो आप चाहे फोन करो, चाहे किसी को मेल करो या मैसेज करो, तो आप जिस बारे में कर रहे हो वैसी टोन होनी चाहिए भाई। ये नहीं होना चाहिए किसी को आप जैसे कोई उदासी वाला या सैड वाला मेल करना है, कुछ हो गया, अब आप उसमें हंसने वाले इमोजी लगा दो, कुछ लगा दो भाई, ऐसे नहीं होता है। या फिर दुखी तरीके से नहीं करना है भाई आपको, तो टोन का आपको ध्यान रखना है भाई। रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग न करें, यानी एक साथ सबको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। हाई प्रायोरिटी फ्लैग का अधिक उपयोग न करना चाहिए भाई। इसके अलावा सब कुछ बड़े अक्षरों में न लिखे, तो सारे कैपिटल वर्ड नहीं लिखने चाहिए भाई, पढ़ने में दुविधा हो जाती है। मेल भेजने से पहले मेल की प्रामाणिकता जांच करें। चाहे मेल भेजो, चाहे मैसेज भेजो या किसी को कोई सूचना दो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूचना है वो सही है कि नहीं है, प्रमाणित है कि नहीं है। अपनी कंपनी का ईमेल निजी नहीं है, तो आप जिस कंपनी का ईमेल यूज कर रहे हो उससे पर्सनल मेल नहीं करना है किसी को। ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करें, तो ईमेल के नीचे सिग्नेचर करना चाहिए भाई आपको। स्पेल चेकर का प्रयोग करें, यानी स्पेलिंग भी आपको सही लिखनी है, गलत उल्टी सीधी स्पेलिंग मत लिखना भाई। किसी को आप मेल करो, मैसेज करो तो ध्यान रखना है। और आजकल तो आप सब जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग करते हो, तो वहाँ भी कोई भी आप पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी कुछ भी लगाते हो, तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखा करो भाई, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर स्पेलिंग आपने गलत लिख दी तो ये थे भाई मेलिंग शिष्टाचार। अब मेलिंग शिष्टाचार के बाद आता है भाई इस चैप्टर में, वो है आईटी एक्ट, इंडियन आईटी एक्ट। इंडियन आईटी एक्ट, तो इंडियन आईटी एक्ट कब बनाया गया है? ये बनाया गया है भाई सन 2000 में। और आईटी को क्या बोलते हैं? तो आईटी को बोलते हैं भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है भाई आईटी को। तो इसके अंतर्गत कानून भी बनाए हैं भाई। इसके अलावा जो भी संस्थाएं हैं जो भी ऑनलाइन वर्क कर रही है, उनका भाई आईएसओ रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। आईएसओ रजिस्ट्रेशन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सा आईएसओ होता है भाई? आईएसओ 27001 चलता है भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं इसे। अब इंडियन आईटी एक्ट 2000 में बनाया गया है, तो इसमें देखो धारा 65 कब लगती है? धारा 65 कब लगेगी? कंप्यूटर स्रोत के साथ, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़, यानी कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो आप पर धारा 65 लग जाएगी इंडियन आईटी एक्ट की। इसके बाद धारा 66 शायद हैकिंग और कंप्यूटर अपराध, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध, यानी कोई इसी को ये कर लेते हो आप, तो आप पर धारा 66 लगेगी कंप्यूटर अपराध। इसके बाद धारा 67, तो धारा 67 कब लगेगी? इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना, अश्लील जानकारी छापना, यानी किसी के फोटो वीडियो अगर वायरल कर दिया आपने अश्लील वाले, तो फिर धारा 67 लगेगी भाई, अश्लील जानकारी छापना। इसके बाद देखो धारा 43, तो धारा 43 कब लगती है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ऐसे कि जैसे फर्जी मार्कशीट, डिग्री वगैरह कुछ बना लेते हो आप, तो फिर धारा 43 लगेगी अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हो तो। ये तो इंडियन आईटी एक्ट हो गया भाई, ये 4 धारा तो इसकी हो गई। इसके बाद देखो इंडियन कॉपीराइट अधिनियम, तो कॉपीराइट एक्ट कब बना था? 1957 में। तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट कब लगेगा? अगर आप ऑनलाइन किसी का कंटेंट कॉपी कर लेते हो, किसी ने कॉपीराइट ले रखा है उसका, और तो उस पर भी कॉपीराइट अधिनियम लगता है भाई। इसके अलावा धारा 406 विश्वासघात का अपराध, धारा
406 कब लगेगी? विश्वासघात, यानी ऑनलाइन किसी के साथ अगर आप विश्वासघात करते हो तो धारा 406 है। और धारा 420, धारा 420 कब लगती है? बेईमानी करोगे आप, क्या करोगे? बेईमानी, बेईमानी और फ्रॉड करते हो अगर आप किसी के साथ, तो धारा 420 लगेगा। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये है भाई 1872 में बना था। अगर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, उसे तोड़ते हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लग जाएगा भाई आपके ऊपर। अब साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है आपको? तो संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करें, अलग और मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, यानी आजकल सिक्योरिटी कैसी हो चुकी है भाई, 2 फैक्टर लगता है आजकल सब पर, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब पर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, जीमेल वगैरह पे। पेमेंट के लिए पब्लिक वाईफाई यूज ना करें। क्यूआर कोड भी, किसी को क्यूआर कोड से पेमेंट करते हो तो वो भी चेक कर लेना है भेजने से पहले। एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए भाई भीड़ भाड़ वाले इलाके का एटीएम ही आपको इस्तेमाल करना है, सुनसान जगह वाला नहीं करना है। और ट्रांजैक्शन की रसीद नहीं फेंकनी है, कैंसिल बटन दबाना है वहाँ पर आपको। OLX कस्टमर केयर कॉल फ्रॉड से बचना, तो OLX पर जो सामानों के सस्ते में इन पे मिल जाता है भाई आपको, तो ऐड देखकर आपको जाना नहीं है, आपके साथ वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो उससे भी बचना है। और कस्टमर केयर के जो कॉल आते हैं फ्रॉड के लिए, उनसे भी आपको बचना है भाई। आपसे बोलते हैं ना कि आप कौन बनेगा करोड़पति में इतने रुपए जीत गए, आपको ये लिंक आया है, इस पर क्लिक करो, आपको 10 GB डाटा मिलेगा। ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है भाई मेरे भाइयों, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। आपको सोच समझकर किसी लिंक पर क्लिक करना है, किसी का कॉल आता है तब भी सोच समझकर बटन दबाना है भाई। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये फ्रॉड ऑनलाइन वाले, तो ध्यान से भाई बचकर सब। पासवर्ड चेंज फ्रॉड से बचना, तो पासवर्ड अपने अनुसार सेट करना चाहिए, 8 कैरेक्टर के सिंबल वगैरह होने चाहिए, सारे अपर केस लोअर केस। पासवर्ड में कभी ना करें इनका इस्तेमाल। तो किन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, खुद का नाम, जय माता दी, ऐसे नहीं लगाना है भाई आपको, हर कोई ये कर लेगा आपको। पासवर्ड होना चाहिए अलग, तो सबसे अलग होनी चाहिए हटकर, ऐसे करने पर एकर्स नहीं कर पाएंगे टारगेट। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल अकाउंट को एकर्स से दूर रखना चाहते हो, पासवर्ड में अक्षरों और नंबरों के अलावा स्पेशल वर्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बैंक KYC फ्रॉड से बचना, तो बैंक KYC के नाम पर भी कॉल वगैरह मैसेज आते हैं, तो उन पर भी आपको क्लिक नहीं करना है, कॉल का जवाब नहीं देना है। और LIC अकाउंट आधार अपडेशन से भी आपको बचना है, अगर कॉल वगैरह आता है तो बचना है, ब्रांच में जाके करवाने लेना भैया आप। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 11, साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। तो जरूरी है भाई साइबर सुरक्षा जागरूकता। कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट करके जरूर बताना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना न भूलें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।